एडल्ट वेबसाइट और एडल्ट कंटेंट ये एक ऐसी चीज है जिसे हम सारे लोग काफी अच्छी तरीके से जानते हैं और लाइफ में एक ना एक बार तो ये वेबसाइट आपने भी विजिट की होंगी, नहीं की। डेटा ये शो करता है कि जो वर्ल्ड की टॉप एडल्ट फिल्म वेबसाइट है उस पर लगभग हर महीने 13 बिलियन विजिट आते हैं और जो सेकंड टॉप वेबसाइट है उस पे 9 बिलियन। अब कोई एग्री करे या ना करे, लेकिन लाइफ में हर एक बंदे ने एक ना एक बार तो ये वेबसाइट जरूर विजिट करी है। आज के समय जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब हर एक सेकंड में अराउंड 28,000 यूजर्स एडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि हर एक सेकंड में इस कंटेंट के ऊपर 2.5 लाख रुपए स्पेंड किए जाते हैं सिर्फ इंटरनेट पर। हमारे लिए ये सब सिर्फ चंद कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये जो 10 सेकंड का प्लेजर आता है यह फ्री में नहीं मिलता। इस इंडस्ट्री के पीछे काफी कुछ ऐसा चलता है जिसे जानने के बाद आप खुद इस कंटेंट को कंज्यूम करने का रिग्रेट करोगे। Technology is giving more people, mostly men, easy access to pornography. First exposed to porn when I was 8 years old. It's a multi-billion-dollar industry that Years later, as an adult, the effects Well, kids are being exposed to more sexual images can be devastating for relationships and for sexual health. than ever before, thanks to technology. आज इंटरनेट पर 4 मिलियन से भी ज्यादा एडल्ट साइट्स मिल जाएंगी जो कि पूरे इंटरनेट का 12% कवर करती हैं। अब भले ही कॉर्नहब, फेक टैक्सी, ट्रेजर्स या फिर जितनी भी एडल्ट साइट्स आज तक आपने सुनी होंगी, इन सब को सिर्फ एक ही कंपनी ओन करती है। यानी कि पूरी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है जो अपनी आइडेंटिटी को भी काफी सीक्रेट रखना पसंद करता है। सो आज इस एम्पायर को हम ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि जो 5 सेकंड का प्लेजर हम सबको मिलता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, इंडस्ट्री के बैकएंड में क्या चलता है और इस कंटेंट को प्रोड्यूस करने में कितने लोगों का सैक्रिफाइस है और साथ ही में आपके माइंड पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अर्ली 2000 में जब इंटरनेट मेनस्ट्रीम नहीं हुआ करता था तब हर तरीके के कंटेंट को देखने के लिए लोग सीडीज या डीवीडीज का यूज किया करते थे। अब चाहे वो मूवीज, टीवी शोज या फिर एडल्ट कंटेंट ही क्यों ना हो, उस वक्त एडल्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में एक कंपनी टॉपर थी जो डीवीडीज के थ्रू इस कंटेंट को सेल किया करती थी। वो थी विविड एंटरटेनमेंट, जिसका ईयरली रेवेन्यू उस समय पे $100 मिलियन का था। लेकिन फिर ईयर बाय ईयर इंटरनेट मेनस्ट्रीम होने लगा और यूट्यूब और Vimeo जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो गए। फिर 2005 से 2008 तक डीवीडीज की जो सेल है वो 86% तक ड्रॉप हो गई। मैट कीजर, स्टीफन मैनोस, फेरस एंटोन, ओसम यूसुफ। साल 2004 में इन 4 लोगों का ग्रुप इंटरनेट पर कुछ पैसा कमाने के लिए डिफरेंट इनिशिएट्स में वेबसाइट्स क्रिएट किया करता था और इसी दौरान इन्होंने कुछ एडल्ट वेबसाइट्स क्रिएट की। उसे 2 सेगमेंट में रखा गया। पहला पे टू वॉच, दूसरा ट्यूब साइट्स यानी फ्री टू वॉच। अब ट्यूब साइट्स का ये पूरा आइडिया यूट्यूब से कॉपी किया गया था। बेसिकली ट्यूब साइट एडल्ट कंटेंट के लिए एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था और यूट्यूब नॉन एक्सप्लिसिव और सिंपल कंटेंट के लिए। इवन इनका नाम भी यूट्यूब से इंस्पायर्ड था, रेड ट्यूब, यूप्रोन। लेकिन ट्यूब साइट पे सिर्फ री अपलोडेड कंटेंट ही अवेलेबल था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे कॉपीराइट इश्यूज को फेस करना होता था। इसी इशू को सॉल्व करने के लिए इन चारों ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ट्रेजर्स। बेसिकली एक हॉलीवुड लाइव प्रोडक्शन कंपनी बट फॉर एडल्ट फिल्म। अब ट्यूब साइट्स को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई, उन पर बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट होने लगा और सिर्फ साल 2007 तक ही ट्यूब साइट्स इंटरनेट को पूरी तरीके से डोमिनेट करने लगी। फिर उसी साल मैट कीजर ने $3000 में एक डोमेन नेम परचेज किया जिसका नाम था cornhub.com, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। फ्री एडल्ट कंटेंट का मतलब था ये वेबसाइट लोगों के बीच में बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगी। साथ में ट्यूब साइट्स को भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही थी। तो अब इन चारों ने अपने बिजनेस को सिक्रेटिव रखने के लिए और लीगल इश्यूज से बचने के लिए एक पेरेंट कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था मैनविन और अपनी सारी एडल्ट वेबसाइट्स को मैनविन के अंडर में ही पुट कर दिया। लेकिन फिर भी साल 2010 में कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण उन्हें अपनी सारी एडल्ट वेबसाइट सेल करनी पड़ी और इन्हें खरीदा फेबियन थिलमैन ने। फेबियन मैनसफ कंपनी का ओनर था जिसके अंडर प्लेबॉय और वेबकैम जैसी और भी बहुत सारी एडल्ट वेबसाइट्स आया करती थी। और अब उसके पास कॉर्नहब, ट्रेजर्स और बाकी की ट्यूब साइट्स भी आ चुकी थी। यानी कि दुनिया में जितना भी एडल्ट कंटेंट अपलोड होगा उसका सिर्फ एक ही मालिक था, फेबियन थिलमैन। प्रोफेशन वाइज वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने नेक्स्ट जनरेशन एफिलिएट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, जो सॉफ्टवेयर ये ट्रैक करता था कि कितने यूजर्स ने वेबसाइट्स के एड्स और बैनर्स को क्लिक किया है और उसी के बेसिस पे कमीशन कैलकुलेट किया जाता था। उसी सॉफ्टवेयर के कमाए हुए पैसों से सारी एडल्ट वेबसाइट को ओन करना स्टार्ट किया। 2006 में उसने प्लेबॉय के राइट्स खरीदे और फिर 2010 में कॉर्नहब और बाकी ट्यूब साइट्स को एक्वायर किया। फेबियन एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट भी था, तो अब उसकी ओनरशिप में कॉर्नहब और भी तेजी से ग्रो करने लगी क्योंकि उसे पता था कि उसे अपनी वेबसाइट्स को टॉप सर्चेज में कैसे लाना है। तो अब कॉर्नहब को ग्रो करने के लिए थिलमैन को फंडिंग की जरूरत थी, तो उसने $350 मिलियन की फंडिंग उठाई और उसमें मेजर इन्वेस्टर्स थे जेपी मॉर्गन चेस, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी,
गई। फिर 2012 में फेबियन ने मैनविन और मैनसेफ इन दोनों कंपनी को मर्ज कर दिया और एक कंपनी बनाई माइंड गीक के नाम से। अब जितनी भी एडल्ट वेबसाइट्स हो या उनका प्रोडक्शन हो, वो सब एक कंपनी के हाथ में था जिसका नाम था माइंड गीक। लेकिन ये कंपनी सीक्रेटली ही सारे एडल्ट कंटेंट को ओन किया करती थी। ये खुद को एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की तरह प्रेजेंट किया करते थे और अपनी सारी साइट्स को मिला के प्रेजेंट में इनके पास अगले 170 साल तक का कंटेंट है। एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा हेडलाइन और न्यूज सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि ये इंडस्ट्री सीक्रेटली रहना पसंद करती है, क्योंकि किसी को भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता आखिरकार यहाँ पे बैकएंड में काम कैसे चलता है। क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा सीक्रेटिव रहना पसंद करती है और ये काफी शेडी भी है। हमें अपने सामने सिर्फ कुछ फाइनल मिनट्स का कंटेंट देखने को मिलता है जिसे सब लोग अपनी लस्ट, साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के काफी लोगों के हिसाब से यह आज तक वर्स्ट और बी ग्रेड इंडस्ट्री है काम करने के लिए। Weston did porn and doing a whole lot of drugs, and I got really fucked up one night, and I was at a club, and I don't really remember the circumstances that led up to this, but I had like an actual gang. सबसे पॉपुलर वेबसाइट्स के ऊपर फेकिंग के थ्रू अपना प्रॉफिट जनरेट करने का एलिगेशन भी लगा है, इवन प्रूफ हुआ है। और स्पेशली साल 2024 इस एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी स्ट्रेंज ईयर रहा है, जहाँ पे बहुत सारे फिल्म स्टार गायब हुए हैं। अब इंडस्ट्री के जाने माने नाम यानी कि सोफिया लियोनी, जिनकी 26 साल की उम्र में डेथ हो गई और उसका रीजन था इंडस्ट्री से हुआ एक्सप्लॉयटेशन। और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग उनके डेथ के पीछे का कारण ड्रग ओवरडोज था। एमिली विलिस को भी लेकर सेम न्यूज है। ऑल्सो थियाना फील्ड्स और एंडेड लाइव्स ड्यू टू ड्रग ओवरडोज एंड मेंटल टॉर्चर्स। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे किस तरह के टॉर्चर और एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है। अब ऑब्वियसली ये तो नाम से पता चलता है कि एडल्ट इंडस्ट्री काम करने के लिए कितना ज्यादा फिल्दी होगी। वहाँ पे बहुत ही अपलिफ्टिंग और पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट तो नहीं हो सकता। अब इसका आंसर दिया लाना रोड्स ने, जो कि इंडस्ट्री की टॉप परफॉर्मर है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह उन्हें एक्सट्रीम एक्टिविटीज करने के लिए फोर्स किया जाता था और एडल्ट इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग था। और ऐसा किसी एक के साथ नहीं हुआ, ये हर किसी का एक्सपीरियंस है। स्प्लिटिंग एक्ट परफॉर्म करने के लिए उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस खोनी पड़ती है। जितने भी सीन हम फिल्म में देखते हैं वो ज्यादातर ड्रग्स या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और इसी वजह से बहुत सारे एडल्ट फिल्म स्टार की एक यंग एज में ही डेथ हो जाती है। लेकिन फिर भी हर साल इतने सारे एक्ट्रेस और एक्ट्रेस इस इंडस्ट्री का हिस्सा क्यों बनते हैं? इसका मेजर रीजन है इंडस्ट्री की ग्रोथ और मोनेटाइजेशन। बहुत ही कम समय में ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और सब लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आते। मेजॉरिटी लोगों को यहाँ पर फोर्सफुली ट्रिक करके एंटर कराया जाता है, यानी कि उन्हें एक्शन काम के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाता। एक एडल्ट वेबसाइट गर्ल्स टू प्रोन के ओनर मैथ्यू इजेक और माइकल प्रैट को 14 साल के लिए प्रिजन में भेजा गया, क्योंकि ये लोग इंटरनेट पर क्लोथिंग मॉडल जॉब्स का एडवर्टीजमेंट चलाया करते थे और इन्हीं एड्स के थ्रू गर्ल्स को हायर करने के बाद एडल्ट फिल्म में काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। इवन इन लोगों ने कुछ रिप्रेजेंटेटिव गर्ल्स को भी हायर कर रखा था, जो एड्स के थ्रू इन आई मॉडल्स को कन्विंस करने का काम करती थी कि ये जो फिल्म शूट हो रही है इन्हें कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट या अपलोड नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं होता था। इन वीडियोस को पूरे इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और इन लोगों ने 100 वीडियोस के थ्रू $17 मिलियन का प्रॉफिट भी जनरेट किया था। फिर कुछ विक्टिम सामने आए और इन पर केस फाइल किया गया और इन दोनों ओनर्स को 14 साल की सजा हुई। एक वुमन जिसकी वीडियोस पे 300 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज थे, उसने कहा दैट एंड सीम्ड हार्मलेस बट इट ड्रैग्ड माय लाइफ। आई वाज रॉब्ड ऑफ माय प्राइवेसी, माय डिग्निटी एंड पीस ऑफ माइंड। आई वाज ओन्स व्यूड एज ए ब्यूटीफुल, फन लविंग, स्ट्रॉन्ग वुमन एंड ए डॉटर my parents were proud of, but Mr. Wolf shattered who I was। और सेम ही एलिगेशन Pornhub पर भी लगे थे। इस प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारी गर्ल्स की कंसेंट के बिना उनका वीडियोस अपलोड हुआ। Pornhub markets itself as a mainstream site for adult content, attracting 130 million users a day, which, by the way, is reportedly more than Netflix or Amazon. More than 30 women are now suing Pornhub's parent company, MindGeek. They accuse it of exploiting them for profit, posting and promoting graphic videos of revenge, even child all in an effort to drive up revenue. इवन बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी वीडियोस को इस प्लेटफॉर्म पर उनके बिल के अगेंस्ट शेयर किया गया, उनकी कंप्लेंट्स के बाद भी माइंड गीक ने इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लिया। ट्विटर पर #shutdownpornhub और मीम्स जैसे ट्रेंड भी चलाए गए और जब ज्यादा आउटरीच हुआ तो कनेडियन पार्लियामेंट ने माइंड गीक पर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनी और पेटीएम गेटवेज ने भी इस इंडस्ट्री के साथ अपना टाई अप खत्म कर दिया। NSOSC ने Pornhub की पेरेंट कंपनी माइंड गीक को ऐसे 1 करोड़ वीडियोस को रिमूव करने के लिए फोर्स किया। यह सारे वही वीडियोस थे जो नॉन कंसेंशुअली अपलोड किए गए थे या फिर इनका लिंक कहीं न कहीं टटकिंग से था। फिर फाइनली कनेडियन पार्लियामेंट कमेटी ने भी Pornhub के अगेंस्ट एक्शन लिया और फाइनली उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की जिसमें उन्होंने Pornhub को ऐसा कंटेंट प्रमोट करने के लिए एक्यूज किया जिसमें फोर्सफुल एक्ट इन्वॉल्व थे और फ्यूचर में एज कंसेंट वेरीफाई करना, प्रॉपर ऑब्लिगेशन लगाने का भी ऑर्डर दिया गया। साथ में प्रॉपर ऑडिट करने के लिए भी कहा गया। Pornhub पर ऑलमोस्ट हर साल 4 मिलियन फोटोज और वीडियोस अपलोड होते हैं और इतने सारे कंटेंट को माइंड गीक के कुछ एम्प्लॉइज मैन्युअली ऑडिट किया करते थे। एडल्ट
एडल्ट कंटेंट बहुत ही बड़े नंबर्स में अवेलेबल है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसे कंज्यूम करने वालों का नंबर बहुत ही ज्यादा हाई है। इनफैक्ट टॉप 3 वेबसाइट्स पर हर मिनट में 1,35,000 न्यू व्यूज ऐड होते हैं, और आज के समय में हर किसी के पास बहुत अर्ली एज में इंटरनेट एक्सेस आ जाता है। समय से पहले ही पर्सनल फोन मिलना या इंटरनेट मिलना एक बहुत बड़ी मुसीबत की जड़ बनता है, जो है कॉन एडिक्शन। इस कंटेंट को कंज्यूम करने की स्टार्टिंग एज 11 से 13 साल हो चुकी है, और 16 से 22 साल के एज ग्रुप में ये कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। समय से पहले एडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर लेना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक सर्टेन एज तक आपके अंदर इमोशनल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता। सो यू डोंट अंडरस्टैंड सेक्सुअलिटी। तो जब कोई भी इंसान एक अर्ली एज में एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करता है, तो वो उसी मोमेंट पे अपनी इनोसेंस खो देता है। उसका वुमेन, रिलेशनशिप्स और वर्ल्ड को देखने का जो नजरिया है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, और फिर चाहकर भी वो ऐसा नहीं सोच पाएगा जैसा वो कंटेंट कंज्यूम करने से पहले सोचा करता था। सैडली हमारी सोसाइटीज में मूवीज और एडल्ट फिल्म्स ही बहुत बड़े सेक्स एजुकेटर हैं। और इन मूवीज में दिखाया जाता है कि वुमेन इज नथिंग मोर देन अ टूल फॉर मेल प्लेजर। ये फिल्म इमोशनलेस और ह्यूमनलेस सेक्स एक्सपीरियंस को पोर्ट्रे करती है। और अगर सबसे पॉपुलर सर्च टर्म पर भी नजर मारी जाए तो उसमें डोमिनेटिंग टर्म जरूर मिलेगी। वुमेन्स लाइक टू बी डोमिनेटेड दिस और दैट। 7 कंट्रीज की बायो स्टडी को कंपाइल करने के बाद यह कंक्लूजन निकला कि जो लोग एडल्ट कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें फिजिकल एग्रेशन ज्यादा होता है। इस चीज का एडिक्शन एक एंडलेस लूप की तरह है। एक बार इस लूप में आने के बाद बाहर निकल पाना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है। एक रिसर्च ये शो करती है कि वाइल वॉचिंग एडल्ट मूवीज हमारा ब्रेन 4 गुना डोपामिन रिलीज करता है। हर एज में ये एडिक्शन खतरनाक हो सकता है, लेकिन स्पेशली अर्ली एज में ज्यादा डेंजरस क्यों है? अब देखो, हमारे फोरहेड में फ्रंटल एरियाज होते हैं जो इस जजमेंट में इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं कि हमें कितने अमाउंट में प्लेजर चाहिए। जब हमारे माइंड में डोपामिन ड्राइव हिट करती है, जो कि हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करती है जिससे कि हमें प्लेजर मिलता हो, तब ये फ्रंटल एरियाज उसी ड्राइव को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और एक तरफ डोपामिन ज्यादा की डिमांड करता है, तो दूसरी तरफ ये फ्रंटल एरियाज हमें उसी चीज के लिए रैशनली सोचने के लिए फोर्स करते हैं। सो एक टीनेजर्स के माइंड को ये नहीं पता होता कि उसे एक्चुअल में कहाँ रुकना है। जब वो इस एडल्ट कंटेंट के वर्ल्ड में एंटर करता है, तो उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है, और फिर ये चीज उसके फ्यूचर रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करती है। फिर वो इंसान उन सारी चीजों को भी रियल लाइफ में भी फैंटेसाइज करने लगता है, जो कि उस एडल्ट फिल्म में होता है। कहना बहुत आसान है, लेकिन इस एडिक्शन पर कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।